एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए, जिसका नाम रखा था कलाम सीरीज़। तो उसको कुछ रीज़न्स की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, जिसकी हमने साइंस स्टार्ट की थी और उसका एक लेक्चर डाल भी दिया था। उसको हम अब से शुरू करने वाले हैं और इंशाल्लाह अगले 20 से 25 दिन में एएमयू 9th एंट्रेंस का कंप्लीट सिलेबस कर दिया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था जो सीड्स का सिलेक्शन था, उसका प्रोसेस क्या था, किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम हेल्दी क्रॉप के लिए एक हेल्दी सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। यानी इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं शुरू में मैन्योर के बारे में कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है और इनकी ज़रूरत क्या होती है ऐड करने की, क्यों हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जो लोग एएमयू 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं आप इसका लिंक उन तक पहुंचाएं, और जो भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल के थ्रू कराया जाएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं ये कि मैन्योर या सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में हम ऐड करते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। यानी मैन्योर्स भी और फर्टिलाइज़र भी दोनों कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सॉइल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्रॉप्स को पहुंचा सकें। क्योंकि एक लंबे समय तक अगर क्रॉप ग्रो कराई जाएगी किसी सीज़न फील्ड के अंदर तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उन न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या करते हैं? मैन्योर्स का यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर ये नीचे बोल रहे हैं कि जो सॉइल है वो सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को, यानी क्रॉप के अंदर जो भी प्लांट हैं उन सबको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? सॉइल के अंदर से। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल प्रोवाइड कर रही है उनका होना ज़रूरी है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल प्रोवाइड करती है। इन द सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर क्या होता है, जो फार्मर्स हैं कंटिन्यू क्रॉप बाय क्रॉप उस फील्ड के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करते रहते हैं। अब उससे क्या होगा, क्योंकि हर क्रॉप के अंदर जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है प्लांट्स को। तो जब अगर बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस कर सके, और कंटिन्यू क्रॉप बाय क्रॉप अगर हम उसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो फील्ड है उसके अंदर कमी हो जाएगी किसकी? न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पर कमी हो जाएगी। और जो हम कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स का, तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट है उसको जब सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यही वजह है कि जो अगर हम क्रॉप बाय क्रॉप यहाँ पर ग्रो करते रहें बिना किसी गैप के, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अगला है कल्टीवेटर्स कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। वही बात कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली अगर हम क्रॉप को ग्रो करते रहेंगे तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो जाएगी। Therefore, the farmer have to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrient and this process is called manuring। तो कह रहे हैं जैसे जैसे हम क्रॉप कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रहती है, और अगर हमें इन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मैन्योर्स को ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैन्योरिंग क्या होता है। तो मैन्योरिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस क्रॉपिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और उनको हम रिप्लेस करते हैं किस थ्रू? मैन्योरिंग के थ्रू, जिसमें हम या तो मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। अगला है मैन्योर क्या है, अभी हम पहले ये देखने वाले हैं। तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ द एनिमल वेस्ट। तो जो प्लांट या एनिमल का वेस्ट होता है, जो प्लांट या एनिमल का वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम कहते हैं मैन्योर। यानी अगर मान लीजिए कोई प्लांट्स था वो डेड हो गया,
या कोई एनिमल था वो डेड हो गया, तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसको जो माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर उसको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको पहले फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं उनको वाटर सोल्यूबल जो होंगे उनको सॉइल के अंदर भेज देंगे। मतलब जो भी कंपोजिशन उस ऑर्गेनिज्म का था, चाहे वो प्लांट्स था या एनिमल्स था, उसको वो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर मिक्सअप कर देंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन करता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम पढ़ेंगे भी कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। जो भी वेस्ट प्लांट या एनिमल वेस्ट होता है उन सब का डिकम्पोजिशन से जो मैन्योर बनता है। अगला है फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स और एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही बात जो अभी हमने देखी थी, किसके थ्रू होता है डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। तो इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, जो भी डेड प्लांट या एनिमल्स वेस्ट होता है उनको कुछ पिट्स, गड्ढे खोदते हैं और उनके अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर आपको बना के तैयार हो जाता है। और फिर जब ये मैन्योर तैयार हो जाता है तो फार्मर क्या करता है, इसको अपनी क्रॉप्स के अंदर यूज़ करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो डिकम्पोज्ड मैटर है जिसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, और ये कह रहे हैं यहाँ पर आपने 6th क्लास में पढ़ा भी है वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जिसमें क्या करते हैं हम इसी तरह से मैन्योर प्रिपेयर करते हैं ताकि उसका यूज़ किया जा सके एज अ मैन्योर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें मैन्योर को डाला है इन्होंने 3 कप्स में अलग अलग क्वांटिटी, और उसके बाद ग्रोथ में चेक किया है कि क्या ग्रोथ कितनी बढ़ती है कितनी नहीं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। द फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अभी हमने मैन्योर देख लिया है। मैन्योर क्या होता है, जो प्लांट्स या एनिमल्स के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है उसे कहते हैं मैन्योर, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है बढ़ जाए, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही थी वो फुलफिल हो जाए। अब यहाँ पर फर्टिलाइज़र की बात करें, क्योंकि हमने कहा था या तो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं या फिर मैन्योर ऐड करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में किसको कब ऐड किया जाता है यहाँ पर देखने वाले हैं हम। तो फर्टिलाइज़र क्या है, एक ऐसे केमिकल्स हैं, वो कैसा था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर किया जाता है फर्टिलाइज़र्स को। इनमें क्या होता है, कोई ना कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है जो रिच होता है। उसमें क्या होगा, उसमें हर न्यूट्रिएंट्स होगा, जो भी मैन्योर है जिस ऑर्गेनिज्म या प्लांट से वो बना है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट उसके अंदर थे वो सब इसके अंदर पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होगा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अगली बात, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर या फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स के अंदर। द यूज़ ऑफ द फर्टिलाइजर्स has helped the farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है उसकी वजह से अच्छी कल्टीवेशन और बेटर यील्ड मिल जाती है किसी भी फार्मर को। बट द एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ़ायदा तो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से, उससे क्या होता है, अच्छी यील्ड मिल जाती है फार्मर को। लेकिन एक इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है, वो क्या है कि ये सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है। यानी अगर कॉन्टीन्यूसली हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहे तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। द फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और इसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर पोल्यूशन के भी कहीं ना कहीं सोर्स हैं जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, जबकि मैन्योर्स नहीं हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or to leave field uncultivated। यहाँ से क्या करें कि हम कॉन्टीन्यूसली अगर किसी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करना चाह रहे हैं तो हमें उसमें फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा ताकि उसको जो क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स सारे मिल सके। लेकिन एक्सेस यूज़ से क्या होता है, फर्टिलाइजर्स के जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा और ये सॉइल को लेस फर्टाइल बना लेगा। तो इसको बचाने का एक यही तरीका है कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम करें, इसकी जगह क्या करें, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मैन्योर का यूज़ करें, या फिर क्या करें, जो क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उसको अनकल्टिवेटेड कुछ समय के लिए छोड़ दें। ये भी एक तरीका हो सकता है। द यूज़ ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity, it replenish the soil with the nutrient। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं
कि जो हम मैन्योर यूज़ करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है। पहली बात तो जो सॉइल है उसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं जिससे बनी हुई है, उसके अंदर जो वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। किसका यूज़ करने से? मैन्योर के यूज़ करने से। और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस कर देता है कौन? मैन्योर। तो ये फ़ायदा होता है मैन्योर का यूज़ करने का। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ये करें जो अनदर मेथड है, दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, वो तरीका होता है क्या कि हम क्रॉप्स को रोटेशन में यूज़ करें। यानी पहले एक क्रॉप की यूज़ करी, ग्रो करी, और उसके अगले सीज़न में दूसरे टाइप की, उससे तीसरे सीज़न में अगले टाइप की। इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी रोटेशन में क्रॉप्स का यूज़ करना, ग्रो करना किसी भी फील्ड के अंदर। इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर बढ़ जाते हैं। अर्लियर द फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहले ज़माने में नॉर्दर्न इंडिया के लोग थे वो क्या करते थे, एक सीज़न में लेग्यूम्स को ग्रो करते थे और दूसरे सीज़न में गेहूं, वीट को ग्रो करते थे। एंड दिस हैपन्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। और इससे क्या होता था, जो नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट है वो हो जाता था। अब नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट कैसे होता था, क्योंकि जो लेग्यूम क्रॉप ग्रो कर रहे थे ना वो, तो लेग्यूम प्लांट के अंदर क्या होता है कि उनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर। और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। प्लांट्स तक पहुंचाने का काम होता है इन राइजोबियम बैक्टीरिया का। नाइट्रोजन को प्लांट को दे देते हैं। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो अभी हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो एक सीज़न में क्या करते थे, ये लेग्यूम ग्रो करते थे और दूसरे सीज़न में वीट की क्रॉप को ग्रो करते थे, जिससे नाइट्रोजन की जो कमी होती थी सॉइल के अंदर उसको रिप्लेस किया जा सकता था। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और फार्मर्स को काफ़ी इनकरेज भी किया गया था, बढ़ावा दिया गया था कि आप भी इस तरीक़ों को अपनाइए, क्योंकि इससे जो है न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट आसानी से हो रहा था और एनवायरनमेंट को कोई भी इससे नुकसान नहीं था और सॉइल की फर्टिलिटी भी नहीं घट रही थी। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। अब यहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यह है राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे हम पहले ही देख चुके थे, क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, किसकी? लेग्यूमिनस प्लांट्स की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। और इनका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, यानी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको प्लांट को प्रोवाइड करना, इसे काम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का। अभी जो एक टेबल दी गई है इसको हम देखने वाले हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि डिफरेंस दिखाया गया है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो टोटल हम देखने वाले हैं 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर मेड इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स हैं कैसे मैन मेड होते हैं और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, यानी इनको आदमियों के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, मानव जाति इसको बनाती है, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। जबकि मैन्योर को हम देखें तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेसाइड्यू, यानी प्लांट और एनिमल का जो रेसाइड्यू है या जो वेस्ट मटेरियल है उसके डिकम्पोजिशन से हमको मिलता है क्या, मैन्योर। और जबकि फर्टिलाइजर कैसा है, मैन मेड। तो डायरेक्ट ऑप्शन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड, तो हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर। अगला क्या है, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। दूसरी बात, फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, और जबकि मैन्योर को फील्ड्स के अंदर, यानी जहाँ पर भी उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है वहीं को उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला है फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर का काम कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड करना नहीं होता है, जबकि मैन्योर क्या करता है, बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। एंड फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। यानी जो फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का एंड पोटेशियम का। इसलिए आपने देखा होगा जो भी खाद के कट्टे होते हैं उन पर NPK लिखा रहता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी का रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो प्लांट यूज़ करता है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का होता है, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी ज़्यादा हो जाती है। इसी को रिप्लेस किया जाता है फर्टिलाइजर्स के थ्रू।
और जबकि मैन्योर क्या है, वो रिलेटिवली कम रिच होता है इन न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। अगर ह्यूमस के बारे में देखें तो ह्यूमस सबसे ज़्यादा मैन्योर के अंदर पाया जाता है। ह्यूमस सबसे ज़्यादा मैन्योर के अंदर पाया जाएगा। फर्टिलाइजर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी हम देखने वाले एडवांटेज क्या है मैन्योर को यूज़ करने की, और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कंप्लीट हो जाएगा। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइज़र, यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे जिन्हें हमने मैन्योर कहा है, इनको फर्टिलाइज़र से अच्छा माना जाता है। अच्छा क्यों माना जाता है? पहली बात तो यही है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और दूसरी बात, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच इट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, यानी ये सॉइल को बहुत लूज बना देता है, पोरस बना देता है, जिससे जो गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर है उनका जो एक्सचेंज है प्लांट के साथ वो बहुत इजी हो जाता है। अगला, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, यानी जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स हैं, या फिर हम उनको सीधी भाषा में कहें तो क्या, ह्यूमस का कंटेंट बढ़ा देता है। कौन? मैन्योर। और जबकि फर्टिलाइज़र बिल्कुल ह्यूमस नहीं देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल का टेक्सचर भी ये बढ़ा देता है। तो इसी वजह से जो मैन्योर है उसको हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र से सॉइल इरोजन के चांसेस रहते हैं और वाटर पोल्यूशन के चांसेस रहते हैं, और उससे कई बार नुकसान हो जाता है जो बाकी एनिमल्स हैं उनको भी। अभी जो अगला टॉपिक है वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन होता क्या है? सिंचाई करना। सिंचाई यानी जो भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसको पानी की ज़रूरत होती है, और हर लिविंग बीइंग को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप्स को कैसा हम इरिगेशन सप्लाई कर रहे हैं। अगर उसके पास सही इरिगेशन पहुंच रहा है, टाइम पे पानी मिल रहा है उसको, और जिसकी जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से मिल रहा है, तब क्रॉप के ग्रो करने के या उसका प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन की, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप और किस सीज़न की क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं। द प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ द वाटर, यानी किसी भी प्लांट के अंदर लगभग 90% क्या होता है? वाटर होता है उसके अंदर। एंड वाटर इज एसेंशियल बिकॉज द जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर एनी ड्राई कंडीशन। तो पहली जो ज़रूरत होती है इरिगेशन की हम कहें तो जो पानी की ज़रूरत है पहली क्या है? अगर सीड को ग्रो कराना है तो उसमें क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी या मॉइस्चर नहीं होगा तो सीड ग्रो नहीं करेगा, यानी जर्मिनेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले जर्मिनेशन होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वाटर की। इसलिए आपने देखा होगा कि जो किसान लोग हैं क्या करते हैं, वो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले उसको सिंचाई करते हैं, और उसके बाद जब वो थोड़ा पानी उसके अंदर आ जाता है, यानी मॉइस्चर उसके अंदर बैठ जाता है, तब ग्रोइंग करते हैं, सोइंग करते हैं सीड्स की, ताकि वहाँ पर मॉइस्चर हो और सीड वहाँ से पानी इम्बिबिशन के थ्रू एब्जॉर्ब कर कर और क्या करे? ग्रो कर जाए, क्योंकि ड्राई सीजन में वो ड्राई कंडीशंस के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड द न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, उसमें भी वाटर का बहुत अहम रोल होता है न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट करने का। जो भी वो खाना बना रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में, या सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, या उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जो होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी क्या होता है? किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू, क्योंकि ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अभी जो अगला काम हम देखने वाले हैं, जो वाटर का जो बेनिफिट होता है वो होता है कि ये दोनों फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से दोनों से प्लांट्स को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल एंड हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैज़ टू बी वाटर्ड रेगुलरली, यानी अगर हेल्दी क्रॉप अगर हमको प्रोड्यूस करनी है तो उसमें वाटर की सप्लाई रेगुलरली करी जानी चाहिए। द सप्लाई ऑफ द वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है कि इरिगेशन किसको कहते हैं? जो कोई भी क्रॉप है उसमें रेगुलर इंटरवल पर उसको पानी देना, उसको सिंचाई करना, इसी को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको इन सबको याद रखना है। द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, यानी हमको किस क्रॉप को कितना पानी देना है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की क्रॉप है, कौन से सीज़न में उसको क्रॉप किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर इरिगेशन किया जाएगा। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटरिंग इज़ हायर। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर गर्मी का मौसम है तो हमें उसमें वाटरिंग ज़्यादा करनी होगी, उसको वाटर की नीड ज़्यादा होगी, और जबकि अगर विंटर सीजन में कर रहे हैं तो उसको वाटर की जो ज़रूरत है वो कम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि जो हम इरिगेशन कर रहे हैं कौन से सीज़न में है क्रॉप और किस टाइप की क्रॉप है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
तो अभी हम देखने वाले हैं कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, यानी जो हम इरिगेशन कर रहे हैं, वाटर की सप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स को, तो उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इरिगेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा इरिगेशन क्या होता है, किसी भी क्रॉप को रेगुलर इंटरवल्स पर उसकी क्या करना, वाटरिंग करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। फिर हमने देखा इरिगेशन डिपेंड करता है कि किस सीज़न में क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, किस टाइप की क्रॉप है, इन सब पे डिपेंड करता है कि किस तरह इरिगेशन कराएंगे। अगला देखना है कि हमें सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कुओं के थ्रू कर सकते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो तरीके के सोर्सेज देखने वाले हैं। एक क्या होगा, ट्रेडिशनल मेथड होगा, और दूसरे क्या होंगे, मॉडर्न मेथड। ठीक, तो दो तरह के मेथड हम देखने वाले हैं, मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, जो पुराने वाले तरीके थे जिनके थ्रू हम इरिगेशन करते थे, और फिर देखेंगे मॉडर्न मेथड जिनके थ्रू हम इरिगेशन करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी जो पुराने ज़माने के मेथड थे। तो वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। यानी जो कैनाल्स के अंदर, रिवर्स के अंदर जो पानी था उसको ऊपर खींचा जाता था बहुत सारे तरीकों के थ्रू। The cattle or the human labor is used in the method and these methods are cheaper but less efficient। यानी जो हम मेथड पहले यूज़ करते थे, इसमें क्या होता था, या तो ट्यूबवेल्स के अंदर से, या फिर डैम्स के अंदर से, या फिर रिवर के अंदर से पानी को हम खेत तक पहुंचाने का काम करते थे। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख भी सकते हैं, मोट का एग्जांपल दिया इन्होंने। इसमें क्या हो रहा है, पानी किसी ना किसी ह्यूमन या फिर एनिमल के सोर्स से नीचे से फील्ड तक पहुंचाया जाता था, यानी खींचा जाता था। ये था तो सस्ता, इसमें कुछ खर्च नहीं था, लेकिन क्या था, ये कम एफिशिएंट था। जैसे आप देख ही सकते हैं, इस टैंक के थ्रू पानी को लाया जा रहा है, तो एफिशिएंट बहुत ज़्यादा कम है। इससे पानी को खींचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, फिर क्रॉप्स को इतना पानी देना। वही था कि ये चीपर तो था, सस्ता तो था, लेकिन इसमें क्या था, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें पहला था मोट, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है, जिसे पुलिस सिस्टम भी कहा जाता है, और दूसरा था चेन मम्प। यहाँ पर बाकी और एग्जाम्पल भी दे रखे, चेन मम्प कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल था, जिसमें इधर से रस्सी के थ्रू खींचा जा रहा है, और जो पानी यहाँ पर होगा वो इस बाल्टी के थ्रू भरकर यहाँ पर लौटा जा रहा है, फिर ये फील्ड के अंदर पहुँच रहा है। अगला था ढेकली, ये भी एक प्रोसेस था जिसके थ्रू, मतलब ये सब ट्रेडिशनल मेथड थे। तो पानी को किसी न किसी ह्यूमन या फिर एनिमल के सोर्स से ही प्लांट्स तक पहुँचाया जाता था, कम एफिशिएंट था। अगला था राहत, एक तरीका था। इसके थ्रू क्या होता था, जो एनिमल्स था वो उसके ऊपर जुआ बांधकर और ये चारों तरफ घूमता था, और यहाँ पर कुछ कप्स लगे रहते थे, जिससे पानी यहाँ से इधर की तरफ गिरता रहता था और पानी फिर क्रॉप्स तक पहुँचाया जा सकता था। अभी हम देखने वाले हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले के मुकाबले कंपैरिजन देखेंगे। The modern methods of irrigation helps us to use water economically and the main methods are given below। तो यहाँ पर मेथड्स कुछ दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार पूछा भी जा चुका है, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं इरिगेशन में मोस्टली। तो पहला देख रहे हैं हम स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला तो ये क्या है, एक मॉडर्न मेथड है। इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो स्प्रिंकलर सिस्टम कुछ ऐसे एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल ज़्यादा है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन है, मतलब कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक लेवल से हम पानी डाल रहे हैं, मान लीजिए इधर से पानी आया आया तो यहीं पर भर के रह जाएगा गड्ढे में, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और इधर इसको क्रॉस कराने के लिए हमें यहाँ तक पानी भरना पड़ेगा, तभी यहाँ से वो इधर पहुँचेगा, और फिर इधर पहुँचेगा तो यहाँ गड्ढे में भर जाएगा। तो अनइवन होने की वजह से हम इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है वो डायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर छिड़काव किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, छिड़काव किया जा रहा है डायरेक्ट प्लांट के ऊपर, पानी को भरा हुआ नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक, अगला क्या है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग। यहाँ पर ये तरीका बताने के किस तरह से परपेंडिकुलर पाइप हम वहाँ पर लगाते हैं, और एक रोटेटिंग नोजल्स होती हैं जहाँ से पानी गिरता रहता है, और स्प्रिंकलर की फॉर्म में, यानी फव्वारे की फॉर्म में यहाँ से पानी निकलता है। आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, और फव्वारे के फॉर्म में पानी वहाँ पर पहुँच जाता है। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग, और कुछ इस तरह से गिरता है कि जैसे वहाँ पर बारिश पड़ रही हो, झरने की तरह गिरता है। द स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, सेवरल अदर क्रॉप्स। और स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है,
कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए होता है, और जो भी क्रॉप अनइवन एरिया में ग्रो की जाती है, जैसे आपने देखा होगा जो चाय की खेती होती है या कॉफ़ी की खेती होती है, वहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरह से क्रॉप्स होती है कि पहला लेवल ये हुआ थोड़ा सा, फिर उससे ऊपर उठकर एक अगला लेवल यहाँ होता है, उससे अगला ऊपर उठकर कुछ अगला लेवल यहाँ पर होता है। मतलब कॉन्टिन्यूसली अनइवन सॉइल होती है जहाँ पर हम रेगुलरली, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पानी रुकेगा नहीं, ऊपर से नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करना, जिससे बारिश की फॉर्म में पानी स्प्रिंकल किया जाता है प्लांट्स के ऊपर। ये बहुत एफिशिएंट मेथड है। इसके बाद जो अगला मेथड आता है वो है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो पानी है प्लांट की जड़ों में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जड़ों में गिरता है ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी पूछेगा एग्जाम्पल में, ड्रॉप बाय ड्रॉप किस इरिगेशन के थ्रू गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आपको क्या लगाना है, ड्रिप सिस्टम के थ्रू। और इसीलिए इसका नाम ड्रिप सिस्टम भी रखा गया है, क्योंकि जो पानी है वो रूट्स तक पहुंच रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कि जो वाटर है इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स तक पहुंच रहा है, तो पानी का वेस्टेज बहुत कम होगा। एंड इट इज़ अ बोन इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ताकि पानी का वेस्टेज सबसे कम हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक और टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं जिसका नाम था इरिगेशन। अभी अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे वीड्स होते क्या हैं, और फिर देखेंगे हम उनका प्रोडक्शन करना, उनसे प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड। ये कह रहे हैं कि कुछ क्रॉप्स होती हैं यहाँ पर, तो उसमें कुछ अलग टाइप के जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ और प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं क्या उनको हम ग्रो करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई प्लांट पाया जा रहा है क्रॉप के अंदर, तो वो किस वजह से होता है, उसी को वीड कहा जाता है। जो अनवांटेड प्लांट्स किसी भी प्लांट के अंदर, क्रॉप्स के अंदर पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है वीड। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में दिया भी है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। बहुत बार पूछा जा चुका है डायरेक्ट कि अनवांटेड प्लांट अगर किसी क्रॉप के अंदर हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें वीड कहा जाएगा। किसी भी क्रॉप के अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वीड्स, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है और वो नेचुरली ग्रो करते हैं, उन पर हमारा कंट्रोल है नहीं। अगला क्या, द रिमूवल ऑफ द वीड इज कॉल्ड वीडिंग। और इन वीड्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है वीडिंग। एंड वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete विद द क्रॉप प्लांट फॉर द वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो इनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस है, और जो लाइट उस तक पहुंच रही है, उन सभी के लिए compete करता है वीड। वीड कहता है मुझे भी दो, मतलब जो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो उसमें वो लड़ाई करेगा किसके साथ, प्लांट के साथ, जो क्रॉप ग्रो की है आपने उसके साथ compete करेगा कि मुझे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके साथ compete करेगा, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्रॉप्स के अंदर, अगर आपको बेटर डेवलपमेंट क्रॉप का चाहिए तो। यहाँ पर आगे कह रहे हैं, दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, सम वीड्स इंटरफेयर इवन विद द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुछ वीड्स क्या होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं यानी काटते हैं उस टाइम पर, और कुछ क्या होते हैं पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए। द फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फार्मर है वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ताकि इनको रिमूव किया जा सके, किसको, वीड्स को। क्योंकि वीड्स क्या कर रहे हैं, जो उसकी क्रॉप है जिसको वो ग्रो करना चाह रहा है उसके साथ compete कर रहे हैं और उसके प्रोडक्शन को घटा रहे हैं। तो पहला तरीका होता है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स। यानी मान लीजिए कोई ज़मीन थी उसके अंदर क्या हो रहा था, वीड्स ग्रो कर रहे थे उसके सोइंग से पहले, अगर हमने बीज नहीं बोए थे उससे पहले वहाँ पर कुछ वीड्स ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है फार्मर, उसको टिलिंग, प्लफिंग कर देता है। जोतने से क्या होता है, जो उसकी रूट्स थी ना वीड की वो उखड़ जाएंगी और वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, जो वीड के प्रोडक्शन के चांस हैं, किसी प्लांट के अंदर ग्रो करने के चांस है वो घट जाते हैं, और जो क्रॉप का प्रोडक्शन है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। बहुत बार पूछा जा चुका है कि केमिकल मेथड्स के थ्रू वीड के कंट्रोल को क्या कहा जाता है, वीडीसाइड कहा जाता है। अगर हम केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू वीड्स का कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा, वीडीसाइड्स कहा जाता है उन सब्सटेंसेस को। कुछ एग्जाम्पल दिए 2,4-D, इस एग्जाम्पल को तो याद ही रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। 2,4-D क्या है, एक वीडीसाइड है जिसको वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, वीड्स को किल करने के लिए फील्ड में हम स्प्रे करते हैं। दे डू नॉट डैमेज क्रॉप। और दूसरा फ़ायदा क्या है इनका कि ये क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। किसको नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ और सिर्फ वीड्स को, उनको सिर्फ ये सेलेक्ट करके मारता है 2,4-D जो एक वीडीसाइड है। जो अनवांटेड प्लांट होंगे क्रॉप के अंदर सिर्फ उन्हीं को मारता है। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। तो यहाँ पर क्या करता है, जो हम वीडीसाइड लेते हैं और उनको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। वाटर के साथ मिक्स करने से क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और जब डाइल्यूट हो जाएगा तो उसको हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल इमेज में दिखाया गया फिगर, स्प्रे कर रहा है एक फार्मर, मशीन के थ्रू स्प्रे किया जाता है। जो वीड्स होंगे वो क्या करेंगे, डैमेज हो जाएंगे, और जो क्रॉप है वो ऐसे की ऐसी बची रह जाएगी और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग एंड वीडिंग। यहाँ पर ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो हम वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं क्या उसका इफेक्ट कोई फार्मर पर भी हो सकता है। तो यस, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है अगर वो डायरेक्ट उसको इनहेल कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, फेस मास्क पहनना ज़रूरी हो जाता है जब कोई फार्मर स्प्रे करता है तो। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weed, यानी जो वीड की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी उसके फूल आने से पहले पहले, यानी अभी उसके अंदर फ्लावर नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए फ्लावर आ गया और सीड बन चुका है, तब क्या होगा, आप स्प्रे करेंगे तो जो उसका सीड होगा वो तो गिर ही जाएगा वहाँ पर, और जब सीड गिर जाएगा तो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करेगा तो नई जनरेशन वीड की आ सकती है। इसलिए उसके फ्लावरिंग से पहले पहले हमें क्या करना चाहिए, वीडीसाइड का यूज़ करना चाहिए। द स्प्रेइंग ऑफ द वीडीसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर। यहाँ पर बोल रहे हैं ये फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ कवर क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ द केमिकल। यानी केमिकल्स को स्प्रे करने के दौरान या तो कोई कपड़ा बांध ले, वरना तो मास्क उसको पहनना ज़रूरी है। जैसे कि अभी तो नॉर्मली भी लोगों को आपको मास्क पहनना ज़रूरी हो गया है कोविड-19 के चलते। तो अभी अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हार्वेस्टिंग टॉपिक, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ख़ासकर जो लोग AMU 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आगे कभी 9th एंट्रेंस या AMU के और एंट्रेंस की तैयारी करने चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और डेली अब से वीडियो आया करेगी इंशाल्लाह। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।